हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। आज से हम हमारी पॉलिटी के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिटी में हम सबसे पहले लिस्ट चालू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए तो ये आप कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। हम रोज एक दो लेक्चर्स इसके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर्स आए थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स, ये हम सभी को पता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे को क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद में 1965 के अंदर इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे ब्रिटिशर्स को। पहले ही एज ए ट्रेडर काम कर रहे थे, 1765 में दीवानी राइट मिल गए। ठीक है, दीवानी राइट के अंदर क्या इनको राइट मिले कि राइट ओवर रेवेन्यूज एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, तो मतलब रेवेन्यू का डिपार्टमेंट मिल गया और सिविल जस्टिस का डिपार्टमेंट इनको मिल गया। तीन रीजन के लिए इनको ये दीवानी राइट्स मिले थे। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो नहीं, ये आपके लिए इसमें एक्ट्स आएंगे। ठीक है, 1773 से लेकर 1858 तक के एक्ट्स आएंगे। उसके बाद में थोड़ी सी हमारी भूमिका बनेगी कि क्यों हमको जरूरत पड़ी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और ये सब चीजें आपने हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जरूर पढ़ रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, जल्द ही हम वो भी शुरू करेंगे उसके लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद में तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि दो हम लोग मेजर हैंडलिंग्स हमारी जो रहेंगी, एक तो कंपनी का रूल 1773 से 1858 तक और क्राउन रूल। ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक। इन दो भागों में हम हमारी बैकग्राउंड को डिवाइड करते हैं कि क्यों हमको आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी जब देश आजाद हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दी कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक। तो सबसे पहले जो रूल आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि सबसे पहला एक्ट यही था ब्रिटिशर्स के अलावा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट के दृष्टि से अगर देखा जाए ब्रिटिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चंस कई बार पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इससे कई क्वेश्चंस आए। इसका नाम भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं कि इसको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था। इस एक्ट को एज ए फर्स्ट स्टेप देखा जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू करे थे। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला कोई स्टेप लिया था टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो इसी एक्ट के द्वारा लिया गया था। फिर दूसरा, इसी के जरिए इन्होंने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द कंपनी को हैंडल करने के लिए इन्होंने ये रूल लगाया था। ठीक है, दो पॉइंट हमने अभी तक पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला क्या था, पहला तो था फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और सेकेंड चीज क्या थी, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एक और चीज इसी रेगुलेटिंग एक्ट में आ जाती है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसी की वजह से, ठीक है, इस एक्ट की वजह से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर फॉर्म हो पाया था ब्रिटिशर्स का। इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और भी इसी के साथ में जो फीचर्स क्या क्या है रेगुलेटिंग एक्ट के, हम वो भी एक बार देखते हैं। फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट,
जो 1773 का हमारा जो एक्ट बना था, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल की एक पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज कर कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ठीक है सब। तो फिर ध्यान रखिएगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज करके क्या कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी में आया, स्टेट पीसीएस में आया, एसएससी में भी आया है क्या, कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज कर कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौन से एक्ट में चेंज करी गई थी, ठीक है। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको असिस्ट करने के लिए 4 जनों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कई बार पूछा गया गाइस ये सवाल, ठीक है। सबसे पहला हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चलिए ठीक है। सेकंड चीज, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब जो गवर्नर जनरल पहले 3 प्रेसिडेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। जो बंगाल वाले थे पहले उसकी पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और जब ये पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसी के नीचे पोस्ट कर दी गई गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की। मतलब ये अंडर किस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही आने गई थी ये प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है। चलिए ठीक है। मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट कर दी गई थी टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले अलग अलग हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल हैव चांसेस ऑफ सिलेक्शन, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। पहले ये इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज अंडर आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। चलिए ठीक है। It provided for establishment of Supreme Court at Calcutta in 1774, comprising 1 Chief Justice and 3 other judges। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट, इसने क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता के अंदर 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस था और 3 उसके अंडर जजेस थे, ठीक है। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। मतलब कंपनी ने अब बैन लगा दिया था कि आप किसी से किसी भी तरह की रिश्वत नहीं ले सकते हैं, ना कोई गिफ्ट ले सकते हैं। It strengthens the control of British government over the company by requiring the court of director, governing body of company to report on its revenue, civil and military affairs। मतलब इस एक्ट के आने की वजह से क्या हुआ था, इस एक्ट की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का वो तो स्ट्रांग हो गया था, और ये एक रिपोर्ट देते थे रेवेन्यू की, सिविल की और मिलिट्री अफेयर्स की, ठीक है गाइस। अभी अपन ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।